राघव ने स्कारलेट ब्लेस लिजर्ड के शव को ले लिया और आगे बढ़ता रहा। यह अनुभव राघव को चेतावनी देता है। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का ट्रायल उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। जैसे जैसे राघव आगे बढ़ता गया, उसने पहाड़ और घाटियां देखी, साथ ही कई युद्ध के निशान भी। उसने कुछ कटे हुए अंग भी देखे। उसका माथा सिकुड़ गया। शायद असली ट्रायल अभी शुरू हो रहा था। उन लोगों के बारे में सोचते हुए जिन्हें वो अभी तक नहीं देख पाया था। उसने सिर हिलाया। पुरानी कहावत थी, अगर किसी को पीड़ा सहनी है तो जितना जल्दी हो सके सह लेनी चाहिए। यह पूरी तरह सही था। केवल तब जब आप पर्याप्त पीड़ा सहते हैं, आप और भी बड़ी पीड़ा से बच सकते हैं। अगर आप अपने डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पीड़ा सहने नहीं देते, तो भविष्य में उन्हें अंततः भारी पीड़ा सहनी पड़ेगी। अब जब असली ट्रायल शुरू हो रहा था, यह पता नहीं था कि कितने डिसाइपल्स यहां मर रहे होंगे। यह पैम्परिंग की कीमत थी। आगे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई और राघव जल्दी से देखने गया कि एक विशाल माउंटेन पास था। 2 पहाड़ दूर तक फैले हुए थे, जिससे यही एकमात्र रास्ता बनता था। यहां पहाड़ बहुत खड़े थे, किनारे लगभग वर्टिकल थे। चट्टान की सतह चिकनी और सपाट थी। उस पर बने रून स्पष्ट रूप से दिखाते थे कि इसे जानबूझकर इस तरह बनाया गया था ताकि कोई भी इसे चढ़ न सके। इस माउंटेन पास की रक्षा एक विशाल मैजिकल बीस्ट कर रहा था। ये एक जायंट टर्टल था। उसका पूरा शरीर स्केल से ढका हुआ था और उसका शेल प्राचीन रून्स के साथ चमक रहा था। यह पहाड़ की तरह पास को रोक रहा था और वर्तमान में कुछ लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे। यह देखकर राघव ने माथा सिकुड़ा। वो वापस दौड़ा और उस जगह पहुंचा जहां उसने अभी अभी एक मैजिकल बीस्ट मारी थी। उसने देखा कि वहां एक और मैजिकल बीस्ट प्रकट हो गई थी। तो यही बात है, एक मैजिकल बीस्ट को मारने और उसे मारने वाले लोग पास हो जाने के बाद वे उस जगह की रक्षा के लिए एक और मैजिकल बीस्ट भेज देते हैं। लगता है कि मैजिकल बीस्ट्स को घूमने से रोकने के लिए एक विशेष फॉर्मेशन है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राघव को कुछ गड़बड़ लग रही थी। सामने वाले लोगों ने पहले ही सभी मैजिकल बीस्ट्स को मार दिया होगा, तो बाद वाले लोग सुरक्षित रूप से क्यों नहीं गुजर सकते? लेकिन लोग पीछे से छुपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। मारे गए मैजिकल बीस्ट्स को बदलकर ट्रायल की कठिनाई बनाए रख रहे थे। तभी राघव लौटकर उस माउंटेन पास पर पहुंचा जहां सैकड़ों डिसाइपल्स जायंट टर्टल से लड़ रहे थे। जायंट टर्टल अत्यंत विशाल थी और वह नहीं जानता था कि यह किस जाति की है। जब उसके शेल पर रून्स घूम रहे थे तो उसके ऊपर एक हल्की रोशनी की परत दिखाई दी जो सभी लोगों के हमलों को रोक रही थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो एक भयानक पानी की तीर निकली जिससे सैकड़ों डिसाइपल्स उड़ गए। उनमें से कई ने खून उगला। अगर उनके शरीर की रक्षा के लिए ट्रेजर आइटम्स नहीं होते तो हताहत हो सकते थे। 700 से अधिक डिसाइपल्स को जोर जोर से चिल्लाते हुए पूरी ताकत से इस 8th रैंक मैजिकल बीस्ट के खिलाफ लड़ते देखकर राघव हंसी रोक नहीं पाया। वह पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और बस उन्हें मैजिकल बीस्ट पर हमला करते देखने लगा। हालांकि 2 मैजिकल बीस्ट्स दोनों मिड 8th रैंक में हो सकते हैं। कुछ के पास विशेष ब्लड लाइन्स या एबिलिटीज होती है। उदाहरण के लिए इस जायंट टर्टल की डिफेंसिव पावर पूरी तरह से परिपूर्ण थी। कोई ओपनिंग नहीं थी। हालांकि इस समूह में कई रैंक 4 सेलेस्टियल्स थे, फिर भी वे उसकी डिफेंस तोड़ नहीं पाए। यह तीव्र लड़ाई लंबे समय तक जारी रही। चौंकाने वाली चीखें और गुस्से की दहाड़े शाप और शिकायतों के साथ मिलकर गूंज रही थी। सौभाग्य से जायंट टर्टल के हमले बहुत तेज नहीं थे। बस अगर ये लोग ध्यान केंद्रित करते तो वे केवल घायल होते, लेकिन मरते नहीं। राघव बस यहां बैठकर शो देखेंगे। अचानक राघव के पीछे से एक आवाज आई जिससे वो स्टार्टल्ड हो गया। उसने वास्तव में ये व्यक्ति आते हुए महसूस नहीं किया था। ओह, तो ये सिस्टर रंजिता है। कितना संयोग है। राघव ने नहीं सोचा था कि वह यहां रैंक 5 सेलेस्टियल रंजिता से मिलेंगे। ये रंजिता का पहला अनुभव था ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हुए। राघव खड़ा नहीं हुआ, फिस्ट्स नहीं मिलाए या बो तक नहीं किया। उसने उसे पुराने मित्र की तरह ग्रीट किया, बहुत ही इंटीमेट महसूस कराते हुए। ऐसा लग रहा था कि राघव की आंखों में सभी समान है। ना तो उन्हें ऊंचा देखना जरूरी है
ना ही नीचा। ये उसे आश्चर्यचकित कर गया। रंजिता बहुत सुंदर थी, लेकिन राघव की आंखों में वह सीमा नेहा और उसकी अन्य महिलाओं के स्तर तक नहीं पहुंची थी। उसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अनुभव किया था और अब वो पहले की तुलना में कई चीजों के प्रति उदासीन महसूस करता था। वह उस उम्र से पार था जहां वो किसी सुंदर महिला के पास खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था। राघव का स्वभाव असाधारण है, लोगों में एक हीरो। रंजिता ने हल्की मुस्कान दी। क्या कहा आपने? राघव ने पूछा। मैंने कहा कि राघव का स्वभाव असाधारण है, लोगों में एक हीरो, रंजिता ने दोहराया। आह, वास्तव में मैंने पहली बार ही सुना, लेकिन मुझे हमेशा लोग मेरी तारीफ करते हुए सुनना पसंद है, राघव हंसते हुए बोला। रंजिता थोड़ी देर के लिए स्टन रह गई। स्पष्ट रूप से इस तरह की बातचीत की आदत नहीं थी। उसकी मुस्कान देखकर उसने सिर हिलाया। राघव की बात करने की शैली वाकई दिलचस्प है। मेरे लोग सभी गांव के हैं जो सीधे बात करना पसंद करते हैं। हम अच्छी बातों को कई बार सुनेंगे, लेकिन बुरी बातों को अनसुना करेंगे। यही हमारा तरीका है चैलेंजेस का सामना करते हुए अच्छा मूड बनाए रखने का, राघव ने इंडिफरेंट होकर कहा। यह सोचने का तरीका नया है। रंजिता ने हल्की मुस्कान दी। उसने अपनी ड्रेस हल्की उठाई और उसके पास पहाड़ की चट्टान पर बैठ गई। राघव ने शिष्टता से थोड़ा साइड किया और पूछा, तुम्हारी शक्ति के अनुसार तुम्हें सबसे आगे होना चाहिए। तुम यहां पीछे क्यों हो? राघव को जिज्ञासा थी। रंजिता जैसे एक्सपर्ट को सबसे आगे होना चाहिए था। आखिरकार टॉप एक्सपर्ट्स हमेशा पहले स्थान के लिए प्रयास करना पसंद करते हैं। बेशक मुकुल जैसी मावल को इसमें शामिल नहीं किया गया। वो अभी भी एक अच्छा फेरी बोट बनकर पैसे कमाने में मदद कर रहा था। क्या तुम भी सबसे आगे जाने की शक्ति रखते हो लेकिन यहां हो? रंजिता ने जवाब नहीं दिया। उसने एक स्ट्रे बाल पीछे किया और सवाल वापस राघव को दिया। मुझे एक इडियट ने रोका, नहीं तो मैं पहले ही सबसे आगे पहुंच चुका होता। लेकिन अब जब मैं पीछे हूं, मुझे तुम सभी का पीछा करने में आलस्य है। बस यहां का सुंदर दृश्य देखना ही पर्याप्त है। ओह, क्या सिस्टर रंजिता भी किसी इडियट की वजह से पीछे रह गई? क्या हो सकता है? राघव ने अचानक रंजिता की ओर देखा। राघव, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। रंजिता के चेहरे पर एक अनैचुरल एक्सप्रेशन आया। राघव ने सिर हिलाया। ओवर थिंकिंग क्या मतलब है? बस तुम्हारे एक्सप्रेशन और भुवन के अपीयरेंस से मैं सब समझ सकता हूं। उसकी पर्वर्टेड गेज पूरी तरह उसे बेच रही है। उसका मुंह तिरछा, उसकी नाक क्रुकेड, उसका माथा चौड़ा, जॉ नैरो, चेहरा समुद्र जितना लंबा। बकवास, इतना एग्जैजरेट कैसे हो सकता है? रंजिता हंस दी। मैं बताता हूं, मैं फेस रीडिंग में बहुत प्रोफिशिएंट हूं। भुवन का शवल लाइक बिग चिन फेस एक स्पेशल केस है। फिजियोनॉमी में इसका एक विशेष नाम है, रिक्लूसिवर्ट्स। तुम्हें शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सुना होगा, लेकिन इंट्रोवर्ट्स के बारे में सुना होगा। वे बहुत सोशल नहीं होते, है ना? खैर, रिक्लूसिवर्ट्स इसे एक नए स्तर पर ले जाते हैं। वे एंटी सोशल होते हैं और उनके कैरेक्टर्स ट्विस्टेड हो जाते हैं। उनके दिल पर छाया के कारण उनके कोई कंपेनियंस नहीं होते। एंशिएंट टॉम्स में रिक्लूसिवर्ट्स के मन पर एंगर और जेलसी की छाया होने का उल्लेख है। डिजायर से कंज्यूम्ड होकर वे खुद को तोड़ देते हैं, राघव ने कहा। हालांकि वह केवल बकवास कर रहा था। वह 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट से दूसरों की नेगेटिव इमोशंस के प्रति बेहद सेंसिटिव था। वह सही न भी हो, फिर भी काफी करीब होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास सच में हेवन पेयरिंग आर्ट्स है? रंजिता चौंक गई। ऐसा इसलिए कि सदन सी से भुवन के साथ आने के कारण वो उसके पास से बहुत परिचित थी। वो वाकई ट्रबलसम और अनरीजनेबल था। राघव की बातें क्रिप्टिक थी, लेकिन कई पहलुओं में सही थी। असल में उसकी बातें क्रिप्टिक इसलिए थी क्योंकि फॉर्चून टेलिंग बस दूसरों के लिए एक मिरर रख रहा था। वो व्यक्ति वही देख सकता था जो वह देखना चाहता था। बहुत अधिक डिटेल्स देने से आसान हो जाता है सब समझ लेना। इसलिए क्रिप्टिक और सही सुनाई देने वाली बकवास सबसे अच्छा तरीका था शक से बचने का। राघव स्पष्ट रूप से इस मामले में एक्सपीरियंस था और उसने पूरी तरह रंजिता को ट्रिक कर दिया। मुझे थोड़ी जानकारी है, राघव ने गहराई से कहा।
राघव, चूंकि तुम्हें हेवन पेयरिंग आंच आती है, क्या तुम बता सकते हो कि उस व्यक्ति से कैसे निपटना है? रंजिता ने पूछा। जैसा कि अनुमान था, रंजिता जानबूझकर भुवन से बचने के लिए पीछे रह गई थी। दोनों के बीच पहले इंटरैक्शंस हुए होंगे। आखिरकार कोई भी शक्ति एक रैंक 5 सेलेस्टियल नहीं उठा सकती। शायद उनकी दोनों शक्तियों ने उन्हें शादी करने का इरादा किया था और इस तरह दोनों शक्तियां एक हो जाए और सदन सी पर प्रभुत्व स्थापित करें। लेकिन ऐसा लगता था कि रंजिता को भुवन से गहरा डिसलाइक था। बेशक इसका दोष उस पर नहीं था, उसकी शक्ल से स्पष्ट था कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। और अगर ध्यान से देखा, खैर बस जल्दी से ग्लांस करना ही बेहतर था। उसके चेहरे पर वाटर फ्लक्चुएशंस थे। यह एक प्रकार का ब्यूटिफाइंग इफेक्ट था, लेकिन राघव ने उसे तुरंत पहचान लिया। वास्तव में नेहा भी इसे आसानी से देख सकती थी। असल में अगर तुम सोचते हो कि यह समस्या कठिन है तो कठिन है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि यह आसान है तो आसान है। केवल एक चीज तुम्हें करनी है। राघव ने हाथ बढ़ाया और फिर अचानक रुक गया। राघव तुरंत एम्बैरेस्ड महसूस किया। वो व्यवसायी बन चुके थे और अभी मूल्य प्रस्ताव देने वाले थे, लेकिन बोलने से पहले खुद को रोक लिया। मैं समझ गई, मतलब कि मुझे अपने हाथों से अपनी किस्मत पर काबू पाना चाहिए और सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय लेने चाहिए, है ना? रंजिता की आंखें समझ से चमक उठीं। राघव ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा मतलब था कि अगर वो तुम्हें परेशान करता रहे तो बस उसे थप्पड़ मारो और उस बकरे को मार दो। रंजिता ने राघव को अजीब निगाहों से देखा। रंजिता ने राघव को अजीब नजरों से देखा। उसकी बातें उसे बहुत तर्कसंगत लगी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी दुष्ट चमक को वो छिपा नहीं सका। वो समझ नहीं पा रही थी कि राघव सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। राघव, मैं गंभीर हूं। लेकिन आप? रंजिता ने सिर हिलाया। मैं भी गंभीर हूं। सच कहूं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, कईयों को मारा भी है। बस एक नजर में मैं भुवन जैसे लोगों का असली चेहरा पहचान लेता हूं। वह ऐसा इंसान है जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता, चाहे उसका गुरु संत ही क्यों ना हो। वह नहीं बदल सकता। इसलिए अगर तुम उससे निपटना चाहती हो तो या तो उसे मार दो या उसे इतना डरा दो कि वह दोबारा न उठ सके। उसे कभी उम्मीद मत दो, वरना वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। राघव ने आलस से कहा। ऐसी स्थिति वो पहले भी बहुत बार देख चुका था। रंजिता को भुवन से घृणा थी, लेकिन वो उसका दिल तोड़कर रिश्ता पूरी तरह खत्म भी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि भुवन खुद समझ जाए और पीछे हट जाए, लेकिन क्या यह संभव था? वैसे भी राघव ने सारी सच्चाई उसके सामने रख दी थी। अब उसे आगे समझाने का झंझट नहीं था। मानना या न मानना अब रंजिता पर निर्भर था। उसका इस मामले से कोई मतलब नहीं था। सिर के पीछे हाथ रखकर राघव एक चट्टान पर आलस से लेट गया। आसमान में तैरते बादलों को देखते हुए अचानक उसे लगा कि वो पहले से कहीं अधिक बूढ़ा हो गया है। अगर कुछ साल पहले उसके सामने रंजिता जैसी सुंदर और नम्र लड़की आई होती तो वो निश्चित ही उसका पीछा करता, लेकिन अब उसे ऐसी बातों से डर लगने लगा था। जब उसने देखा कि राघव उसे नजरअंदाज कर रहा है तो रंजिता ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई, लेकिन राघव का स्वभाव इतना स्वाभाविक लग रहा था कि मानो वो प्रकृति के साथ ही घुल मिल गया हो। क्या ये वही प्रसिद्ध है जब इंसान दाव के साथ एक हो जाता है? पर यह असंभव है। इतनी छोटी उम्र में वो इतना ऊंचा कैसे पा सकता है? रंजिता का दिल कांप गया, लेकिन उसने तुरंत ये विचार हटा दिया। राघव उस तरह का व्यक्ति हो ही नहीं सकता था। राघव, क्या आप हमेशा से ऐसे ही बंधन रहित और आजाद रहे हैं? उसने पूछा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लगभग। किसी को नहीं पता मौत कब आ जाए, तो ज्यादा सावधानी किस लिए? मेरे भाई और मैं तो बस आजादी का एहसास करना पसंद करते हैं। उसने जमीन से एक घास का तिनका उठाकर मुंह में दबा लिया और चबाने लगा। राघव, आप सचमुच अनोखे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आपके जैसा कोई और नहीं देखा। रंजिता के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसका लापरवाह और मुक्त व्यवहार उसके लिए नया था। राघव ने सिर हिलाया। पंजीकरण के समय मैंने देखा कि तुम्हारी हड्डी उम्र 21 साल है। तुम मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी हो।
लेकिन मेरी नजर में तुम सब अभी बच्चे हो। क्या आप मुझे अपरिपक्व कह रहे हो? रंजिता ने भौं सिकोड़ ली। हाँ, राघव ने बिना झिझके उत्तर दिया। आप? अगर राघव के पास मुझसे कहने को कुछ नहीं है तो मैं अलविदा कहती हूं। रंजिता गुस्से से बोली और तुरंत उठकर चली गई। राघव ने कोई माफी नहीं मांगी, वो बस उदासीन होकर उन हजारों लोगों की लड़ाई देखने लगा। दृश्य वाकई जीवंत था। थोड़ा दूर जाने के बाद रंजिता लौट आई। जितना वह सोचती उतना ही गुस्सा बढ़ता। वो सुंदर भी थी और सबके प्रति दयालु भी। किसी ने कभी उसे अपरिपक्व नहीं कहा था। उसे बुरा लगा और वो वापस आ गई। राघव हंसी रोक न सका और पूछा, अरे तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम्हारा व्यवहार ही अपरिपक्व है? रंजिता लाल हो गई। सच में उसे लगा कि उसका व्यवहार थोड़ा बचकाना था। वो कुछ कह नहीं पाई, न रह पाई और न जा पाई। राघव ने कहा, अपरिपक्व कहलाना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें गलत क्या है? मेरे जैसे लोगों को बचकानेपन की अनुमति ही नहीं है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आप क्या कह रहे हो? रंजिता ने जिज्ञासु होकर पूछा। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी उत्सुकता और सुंदरता देखकर उसका दिल एक पल के लिए धड़क उठा और उसने जल्दी से नजरें हटा ली। रंजिता वास्तव में सुंदर थी, लेकिन वह उसे वो विशेष भावना नहीं देती थी। उसने सोचा अब उसे और चिढ़ाएगा नहीं। राघव का अचानक बदला भाव देखकर रंजिता ने हंसते हुए कहा, राघव, लगता है आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राघव ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम खुद अंदाजा लगा सकती हो। अगर मैं अपरिपक्व होता तो अब तक मारा जा चुका होता, इसलिए तुम मुझसे कहीं ज्यादा सौभाग्यशाली हो। जब मैं तुम्हें अपरिपक्व कहता हूं तो सच में थोड़ा ईर्ष्या भी करता हूं। उसके उस उदास लहजे ने रंजिता को हंसा दिया। उसे लगा उसके साथ बातचीत करना दिलचस्प है। राघव ऐसा इंसान था जिसके साथ बिना किसी झिझक बात की जा सकती थी। हालांकि उसकी बातें कभी कभी इतनी सीधी होती कि सहन न होती, फिर भी मजा आता था। अचानक राघव ने कहा, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की, है ना? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। रंजिता ने कहा, तो मुझे बताओ, सदन सी में शक्तियों का संतुलन कैसा है? क्या वहां राइटियस और करप्ट पाथ्स हैं? क्या वहां बड़े युद्ध होते हैं या? राघव ने पूछा। राघव सचमुच इसे लेकर जिज्ञासु था। पंजीकरण के दौरान उसने देखा था कि अन्य क्षेत्रों से आए लाखों डिसाइपल बस अविश्वसनीय और नासमझ बच्चे जैसे लगते थे। उनमें असली एक्सपर्ट्स बहुत कम थे। ऐसे लोग आखिर राइटियस और करप्ट पाथ्स के बीच होने वाली लड़ाइयों में कैसे जीवित रह पाए होंगे? ये उसके लिए अकल्पनीय था। रंजिता के उत्तर ने उसे हक्का बक्का कर दिया। असल में सदन सी, वेस्टर्न डेजर्ट और नॉर्दर्न सोर्स में इतने शक्तिशाली सेक्ट थे कि करप्ट पाथ वहां कभी प्रभाव नहीं जमा पाता। सदन सी का ही उदाहरण ले तो वहां 7 सेक्ट ऐसे थे जो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की शाखा से कमजोर नहीं थे। हालांकि उनका और करप्ट पाथ का कभी कभी टकराव होता था, लेकिन बड़े पैमाने की लड़ाइयां लगभग नहीं होती थी। करप्ट पाथ को राइटियस पाथ ने पूरी तरह दबा रखा था। वे सिर्फ छुप छुप कर चाले चलते थे और जैसे ही राइटियस पाथ को भनक लगती वे तुरंत भाग जाते। दोनों पक्षों के बीच बड़े युद्ध बहुत ही कम होते। कई बार तो ऐसे युद्ध दशकों तक नहीं होते थे। उनकी पीढ़ी के लोग तो अभी तक ऐसे किसी युद्ध में शामिल ही नहीं हुए थे। उनके सारे अनुभव मार्शल स्टेज तक ही सीमित थे, न कि असली रणभूमि पर। जब राघव ने इमेमोरियल पाथ के बारे में पूछा तो रंजिता ने बताया कि वहां कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां हुई थी, लेकिन सबका ध्यान खजाने और अवसर खोजने पर ही था। कोई पूर्ण युद्ध शुरू नहीं हुआ था। राघव स्तब्ध रह गया। तो बाकी दुनिया इतनी शांतिपूर्ण थी। अब कोई आश्चर्य नहीं कि ये डिसाइपल्स इतने हास्यास्पद रूप से अपरिपक्व थे। ये कैसा भाव है तुम्हारे चेहरे पर? रंजिता ने राघव की कड़वी मुस्कान देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस यही लग रहा है कि जीवन कठिन है। सिस्टर रंजिता, तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स के बारे में कितना ज्ञान है? क्या तुम किसी बड़ी शक्तियों के बारे में जानती हो? राघव ने पूछा। शायद इन शीर्ष शक्तियों में से कोई उसकी उत्पत्ति से जुड़ा हो। रंजिता ने सिर हिलाया। शर्म की बात है कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने बस इतना सुना है, 7 खतरनाक क्षेत्र,
6 बड़े गठबंधन, 5 दिव्य हॉल, 4 द्वार, 3 सेक्ट्स, 2 महल और 1 घाटी। इतनी सारी शक्तियां, क्या एक्सुएंशन दाओ सेक्ट उन्हीं 3 सेक्ट्स में से एक है? राघव हैरान रह गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल पड़ी। खैर, मैंने बस इतना ही सुना है। सच्चाई क्या है मैं नहीं जानती। सेंट्रल प्लेन्स बहुत विशाल है, रंजिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके अनुसार यह बस एक कहावत भर थी। अब जबकि वे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में पहुंच चुके थे तो उसका अस्तित्व पक्का था, लेकिन बाकी सब उसके लिए अब भी सिर्फ दंतक ठाए थी। उनके स्तर पर वे इतनी गहरी बातें जानने योग्य ही नहीं थे। असल में सिर्फ एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ही ऐसा सामर्थ्य था जिसमें शामिल होने के लिए अनगिनत प्रतिभाशाली लोग तरसते थे। सचमुच सेंट्रल प्लेन्स अत्यधिक विशाल थी। राघव ने गहरी सांस भरी। उसे एहसास हुआ कि रास्ता बहुत लंबा है। उसे बस और मजबूत बनते रहना है। मार्शल पाथ की चोटी उससे कहीं दूर थी, जितना उसने सोचा भी नहीं था। दरअसल उसने सोचा था कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में पहुंचने के बाद वह अपनी उत्पत्ति के रहस्य के करीब होगा, लेकिन रंजिता की बातें उसके ऊपर बर्फ की बाल्टी की तरह गिरी। उसे समझ आया कि वो बहुत मासूम सोच रहा था। राघव, क्या हुआ? रंजिता ने पूछा। राघव ने चेहरा मलकर सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, बस अब यह समझ आया कि सेंट्रल प्लेन्स पर प्रभुत्व जमाने में शायद मुझे कुछ साल लगेंगे। रंजिता हंसी रोक न पाई। कोई भी जो कहे कि वह सेंट्रल प्लेन्स पर प्रभुत्व जमाने वाला है, निश्चित ही पागल कहना जाएगा। वह तो अभी तक सेक्ट में शामिल होने की परीक्षा भी पास नहीं कर पाया था। राघव हंस पड़ा। सपने रखना अच्छा है, क्या पता पूरा ही हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें पागल कहकर नहीं हंसूंगी। रंजिता भी हंस पड़ी। राघव ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे ऊपर बहुत लोग पहले भी हंस चुके हैं। जब तक वे मेरी रिवर्स स्केल को नहीं छूते, उन्हें हंसने दो। मेरे अपने विचार और लक्ष्य है। हर छोटा कदम मुझे अपने उद्देश्य के करीब ले जाता है और देर सवेर मैं वहां पहुंचूंगा। रंजिता ने कहा, अच्छा, अब मुझे निकलना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? या वो राघव के साथ बहस जारी नहीं रखना चाहती थी। इतने समय तक रुकने के बाद भुवन काफी आगे निकल गया होगा। उसे आगे बढ़ना था। राघव से बातें करके उसका मन हल्का हो गया था। हालांकि उसने अभी तय नहीं किया था कि वो भुवन से कैसे निपटेगी, लेकिन उसका मन अब उतना परेशान नहीं था। इसलिए उसने राघव से पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेगा। उसे लगा कि राघव दिलचस्प इंसान है और साथ चलना और भी रोचक होगा। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। राघव, ओ ईस्टर्न वेस्टलैंड के कुत्ते, तूने हिम्मत कैसे की मेरी औरत को बहकाने की? राघव अभी रंजिता के निमंत्रण को अस्वीकार करने ही वाला था कि दूर से एक गुस्से से भरी आवाज आई। वह कोई और नहीं बल्कि भुवन था। वह पूरे समय रंजिता को ढूंढ रहा था, जबकि रंजिता उससे जानबूझकर छिप रही थी। ढूंढते ढूंढते उसने रंजिता को दूर पहाड़ी की चोटी पर एक आदमी के साथ हंसते पशक करते देखा। उसका गुस्सा तुरंत उबाल पर पहुंच गया, और जब उसने देखा कि वह आदमी एक हैंडसम जैसा राघव है, उसका गुस्सा और भी भड़क गया। भुवन, तुम क्या कर रहे हो? रंजिता चिल्लाई जब उसने उसे उनकी ओर दौड़ते देखा। भुवन गर्जा, दूर हटो, मैं इस हरामी को अभी मार डालूंगा। अचानक उसकी वाटर ऊर्जा फूट पड़ी और चारों ओर लहरें बनने लगी। उसी गुस्से में उसने राघव पर पूरी ताकत से प्रहार किया। राघव ने ठंडी आवाज में कहा, दफा हो। रंजिता की हैरानी भरी आंखों के सामने राघव का हाथ तेजी से बढ़ा और सीधे भुवन के चेहरे पर जोर से पड़ा। राघव ने दूसरा प्रहार किया, लेकिन पहले ही मार गिराया। उसकी हरकतें बेहद सहज और सुंदर थी, और आवाज इतनी गूंजदार कि सब हक्का बक्का रह गए। धड़ाम, भुवन एक पहाड़ से टकराया और पहाड़ ध्वस्त हो गया। राघव ने उसकी चाल में सैकड़ों खुली कमियां देखी थी। मानो भुवन खुद ही कह रहा हो कि मुझे थप्पड़ मारो। अगर राघव मदद न करता तो उसे अपराध बोध होता। प्रतिभा और शक्ति दोनों अलग बातें थी। भुवन के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसे उपयोग करना ही नहीं आता था, और ऊपर से अहंकारी बना फिरता था। राघव की नजर में चाहे वो मुकुल हो या भुवन,
दोनों ही मूर्ख मोटे थे जो ताकत के साथ खेलना नहीं जानते थे। वो सब बड़े और मजबूत दिखते थे पर असल में सिर्फ मोटे, अलहड़ और अक्षम लोग थे। यहां तक कि अगर गौरव या भव्य जीवित होते तो वे भी एक ही वार में इन्हें खत्म कर देते। ये सब ग्रीन हाउस में उगाए फूल जैसे थे, जिनकी कोई तुलना जंगली बाज से नहीं की जा सकती। राइटियस और करप्ट पद के युद्धों में ऐसे मूर्ख लोग कब के मर चुके होते। जो डिसाइपल्स मैजिकल बीस्ट से लड़ रहे थे, वे सब हैरान होकर पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि भुवन पहाड़ तोड़कर बाहर निकला और दहाड़ा, राघव मर जा। उसने हाथों से मुहर बनाई और जल ऊर्जा का असीम प्रवाह चारों ओर घूमने लगा। हवा में लहर जैसी तरंगे फैल गई। भुवन ने रैंक 5 सेलेस्टियल की शक्ति प्रकट कर दी थी। 5 रंगों के रून्स घुलकर एक विशाल जल पर्दा बने जिसने राघव को घेर लिया। उसी समय एक उग्र लहर उसकी ओर बढ़ी। वो वास्तव में पानी नहीं था, बल्कि जल से बनी एक शक्ति थी जिसमें विनाशकारी ऊर्जा थी। जैसे ही भुवन ने हमला किया, भयानक दबाव ने सभी डिसाइपल्स का रंग फीका कर दिया। उन्हें अपनी आत्मा में चुभन जैसी पीड़ा महसूस हुई। कमजोर रैंक वालों के शरीर अनायास कांपने लगे। ये था हेवनली दाओ सप्रेशन। अगर 2 सेलेस्टियल अलग अलग रैंक के हो तो ऊंची रैंक वाला निचले को दबा देता है, और जितना बड़ा स्तर अंतर होगा उतनी ही गहरी दबाव की ताकत होगी। रैंक 3 सेलेस्टियल कभी भी रैंक 5 सेलेस्टियल के सामने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता जब तक उसकी कल्टीवेशन बेस उससे कहीं आगे न हो। गुस्से में भुवन ने अपनी स्पिरिट ब्लड तक की ताकत निकाल दी। वो साफ तौर पर राघव को मार डालना चाहता था। यह देख रंजिता का चेहरा बदल गया। वह जानती थी राघव मजबूत है, लेकिन सेलेस्टियल नहीं है। उसे डर था कि राघव एक ही वार में मर जाएगा। वह दखल देने ही वाली थी कि अचानक आसमान गूंजा और राघव गायब हो गया। रंजिता दंग रह गई, जबकि भुवन का हमला उसे जकड़ चुका था। पर अगले ही पल राघव उसके सामने आ गया। किसी अज्ञात विधि से उसने भुवन की पकड़ तोड़ दी थी। राघव बोला, मूर्ख, मैं तुम्हें 2 बातें सिखाता हूं। पहली, अगर दूसरों को बांधना चाहते हो तो या तो तुम्हारी ऑरा बड़ी हो या तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। दूसरी, हर कोई तुम्हारे हमले सीधे सीधे झेलने वाला मूर्ख नहीं होता। अगर ये रणभूमि होती तो तुम कब के मारे जा चुके होते। गर्जन शक्ति से घिरा हुआ राघव मानो बिजली का कड़कता हुआ तारा बन गया और अगले ही पल भुवन के सामने प्रकट होकर उसे फिर से एक जबरदस्त थप्पड़ जड़ दिया। राघव खुद भी अचंभित रह गया। इस मूर्ख ने हमला करते हुए सारी ताकत झोंक दी थी, पर बचाव और बच निकलने के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं रखा था। थप्पड़ सीधा भुवन के नासम्स चेहरे पर पड़ा। हड्डियां टूटने की आवाज आई। उसका आधा चेहरा धंस गया और वो फिर से उठ गया। वो एक विशाल पर्वत को तोड़ता हुआ कई मील दूर जाकर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। ये तो राघव के रोकने का नतीजा था, वरना उसका सिर फटकर बिखर चुका होता। राघव इन लोगों को तुच्छ समझता था, पर ईस्टर्न वेस्टलैंड का कुत्ता कहकर गाली मिलने पर उसका गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे गंदे मुंह वालों को थप्पड़ जरूर मिलना चाहिए। सभी डिसाइपल्स अवाक रह गए। वे सुन्न हो राघव की ओर देखते रहे। ये कैसा राक्षस था। भुवन एक रैंक 5 सेलेस्टियल था, अपने बीच का शिखर प्रतिभाशाली, लेकिन वह 2 थप्पड़ों में बेहोश हो गया। यह तो युद्ध भी नहीं था, बल्कि बच्चे को पीटना जैसा लग रहा था। रंजिता भी चौंक गई। अभी तक वह राघव के लिए चिंतित थी, लेकिन अब समझ आया कि उसे असल में भुवन के लिए चिंता करनी चाहिए थी। राघव खींचते हुए बोला, कैसी बदकिस्मती है। दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे हमेशा ये मूर्ख ही मिलते हैं। वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में शांत मन से शक्ति बढ़ाना चाहता था, साधना पर ध्यान देना चाहता था, पर बेवकूफ उसे छेड़े बिना चुप नहीं रहते थे। सेंट्रल प्लेन्स आने के बाद से उसे भेदभाव और उपहास का सामना करना पड़ा। उसका गुस्सा कभी अच्छा नहीं रहा। अगर यह ईस्टर्न वेस्टलैंड होता तो वह इन्हें कब का जमीन में गाड़ चुका होता। हालांकि अब उसने संयम सीख लिया था। मार नहीं सकता था, मगर उन्हें थप्पड़ों की आदत जरूर डलवाएगा। माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें खींच लिया, रंजिता ने कहा। राघव शांत स्वर में बोला, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो किस्मत है।
भुवन ने पिछले जीवन में बहुत पाप किए होंगे जो आज मुझसे टकरा गया, या फिर शायद राघव ने पिछले जीवन में अपराध किए होंगे और अब स्वर्ग उसे सताने के लिए ये कचरा भेज रहा था। क्या उन्हें उसे घिनघिना कर मारना था? समय बहुत कम था। उसे जल्दी से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट और सेंट्रल प्लेन्स के साथ तालमेल बैठाना था। उसे ऐसी बकवास के लिए समय नहीं था। रंजिता ने हल्का झुककर कहा, अगर ऐसा है तो मैं अब राघव को कष्ट नहीं दूंगी। राघव ने कहा, ठीक है, लेकिन सच में इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। रंजिता ने आभार जताते हुए सिर हिलाया और पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़ी। वहां अब भी एक 8वें रैंक का शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट पहरा दे रहा था, वाटर स्पिरिट प्रिजन। वो जायंट टर्टल रनिंग जंजीरों से कसकर बांधा गया था और अब हिलडुल नहीं पा रहा था। वाह, नियंत्रण काफी अच्छा है, कम से कम भुवन से तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैजिकल बीस्ट पर तो ये उपयोगी है, लेकिन रणभूमि पर तो बस मजाक बन जाएगा। राघव मन ही मन निरुत्तर रह गया। उसने जैसे ही उसकी चाल देखी, तुरंत उसकी असली शक्ति और अनुभव का अंदाजा लगा लिया। उसे वास्तव में लगा कि जिंदगी न्यायपूर्ण है। ड्रैगन ब्लड लीजन का रास्ता मुश्किलों से भरा था, लेकिन अब उनमें से हर एक सच्चा विशेषज्ञ था। बाकी 3 क्षेत्रों के डिसाइपल्स से तुलना करें तो वे ही असली योद्धा थे। जहां तक उन प्रतिभाशाली डिसाइपल्स की बात थी, वे बस बच्चों जैसे लग रहे थे। असली विशेषज्ञ बनने में उन्हें अभी लंबा समय लगेगा। साधारण से एक 8वें रैंक के मैजिकल बीस्ट के खिलाफ भी समूह युद्ध में वे बार बार घायल हो रहे थे। फर्क वाकई बहुत बड़ा था। रंजिता ने जायंट टर्टल को पकड़ने के बाद भी उसे नहीं मारा, बल्कि उसने सभी लोगों को उसके कैद होने के दौरान आगे निकाल दिया। वे लोग अत्यधिक उत्साहित हो गए और बार बार उसका धन्यवाद करने लगे। जैसे ही रंजिता आगे बढ़ी, जायंट टर्टल अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया और गुस्से में दहाड़ा। चुप रहो, मुझे छेड़ा तो मार डालूंगा, राघव ने कहा। जायंट टर्टल की दहाड़ अचानक थम गई, मानो डर के मारे आवाज ही खो गई हो। 8वें रैंक का मैजिकल बीस्ट थोड़ी बुद्धि रखता था और खतरे की आहट उनकी प्रवृत्ति में गहरी होती थी। राघव के एक ही आदेश ने उसे चुप करा दिया। राघव आगे नहीं बढ़ा। वो वही 3 दिन रुका। तीसरे दिन भुवन आखिरकार जाग उठा। उसने राघव को देखते ही गुस्से से घूरा, लेकिन राघव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर वह दोबारा हिम्मत करता तो राघव फिर से एक थप्पड़ में उसे उड़ा देता। भुवन की आंखों में आग भरी हुई थी, पर अंततः उसने राघव पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और आगे बढ़ने का चुनाव किया। इन 3 दिनों में और लोग आकर उस पर्वत घाटी के सामने जमा हो गए। अब वहां लगभग 300 डिसाइपल्स मौजूद थे। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन जायंट टर्टल की रुकावट पार नहीं कर पाए। ये डिसाइपल्स वैसे भी पीछे लड़खड़ाते हुए आए थे, यानी वे सब कमजोर थे। भुवन तो इतना निर्दयी था कि उसने जायंट टर्टल को बांधकर खुद अकेले निकल गया और तुरंत उसे मुक्त भी कर दिया ताकि कोई और पार न जा सके। वे लोग उसे नफरत से घूरते रहे, लेकिन लाचार थे। जायंट टर्टल बहुत शक्तिशाली था और जब 2 लोगों ने निकलने की कोशिश की थी तो वे लगभग मारे ही गए थे। इस कारण अब और कोई कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता और सब बस इंतजार कर रहे थे। एक और दिन बीतने के बाद वो व्यक्ति आ गया जिसका राघव इंतजार कर रहा था। वह ड्रैगन ब्लड वॉरियर था जिसे उसने पीछे एक फेरीमैन के तौर पर छोड़ा था। उसके अलावा 2 और ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स भी थे। राघव ने पूछा, कैसा रहा? वह ड्रैगन ब्लड वॉरियर हंसते हुए बोला, है, हम मालामाल हो गए, नाव भी अच्छे दाम पर बेच डाली। कुल मिलाकर मुझे 130 मिलियन से ज्यादा मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिले। उसने एक स्पेशल रिंग राघव को सौंप दी। राघव ने सिर हिलाया। यह उसकी उम्मीद के आसपास ही था। थोड़ी बहुत अंतर होना सामान्य बात थी। फिर उसने मनोज के बारे में पूछा। उनमें से एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने कहा, हम दोनों पीछे रुक गए थे ताकि मिस्ट रीजन में बिग ब्रदर मनोज को खोज सके, लेकिन पूरा इलाका खोजने के बाद भी वो नहीं मिला। लगता है वो पहले ही निकल चुका होगा। उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, इसलिए इल्यूजन फॉर्मेशन का उन पर असर नहीं हुआ। अगर इतने समय बाद भी मनोज नहीं मिला तो इसका मतलब था कि वह खुद ही बाहर आ चुका था। ठीक है,
तो अब मैं निश्चिंत हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। राघव ने सिर हिलाकर तीनों को घाटी के मार्ग की ओर ले चला। जैसे ही राघव पहुंचा, वहां खड़े चिंतित डिसाइपल्स की आंखें चमक उठीं। सीनियर राघव, कृपया हमें भी साथ ले चलिए। जब डिसाइपल्स ने देखा कि राघव सीधे उस शक्तिशाली 8वीं रैंक के मैजिकल बीस्ट की ओर जा रहा है, तो वे प्रसन्न हो उठे। एक युवती ने प्यारेपन से उससे मदद की गुहार लगाई। यह था स्त्री होने का लाभ, विशेष रूप से उन स्त्रियों का जो मासूम और दीनता दिखाना जानती थी। दफा हो। राघव की आवाज सुनते ही उसका चेहरा उतर गया और बाकी सबकी भी भौहें चढ़ गई। वह रोने लगी। सीनियर राघव, तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी उसके पीछे चलो, एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने कहा। तभी सबको एहसास हुआ कि राघव तो पहले ही उस भयानक जायंट टर्टल के सामने पहुंच चुका था। उसके एक जोरदार आदेश ने उस टर्टल को तुरंत किनारे भागा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने खोल में दुबक भी गया और हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की। लोगों ने यह देखकर आश्चर्य किया कि वो डर से कांप रहा था। तभी उन्हें समझ आया कि राघव की दहाड़ उनके लिए नहीं, बल्कि जायंट टर्टल के लिए थी। वे सब प्रसन्न होकर तुरंत उसके पीछे चल दिए। जब उन्होंने देखा कि राघव ने केवल एक आवाज से 8वीं रैंक के मैजिकल बीस्ट को भयभीत कर दिया, तो उनके दिलों में उसके लिए जबरदस्त सम्मान जागा। यहां तक कि भुवन और रंजिता जैसे लोगों को उस टर्टल को बांधकर लड़ना पड़ा था। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि हालांकि वो मैजिकल बीस्ट था, फिर भी उसकी बुद्धि अपने स्तर के अन्य मैजिकल बीस्ट से अधिक थी। वह समझता था कि किन लोगों को दबाया जा सकता है और किन से बचना चाहिए। राघव ने तो भुवन को 2 बार चेहरे पर थप्पड़ मारकर उड़ा दिया था। यह भले ही जायंट टर्टल ठीक से समझ न पाया हो, लेकिन इतना जान गया था कि असली ताकतवर कौन है। जो भुवन को न रोक सका, वह राघव को रोकने का प्रश्न ही नहीं था, बल्कि राघव में कुछ ऐसा था जिससे वो बहुत अधिक भयभीत था। यही थोड़ी सी बुद्धि उसकी जान बचाने वाली थी। राघव आगे बढ़ा और बाकी सब उसके पीछे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते और भी मैजिकल बीस्ट्स रास्ता रोकते। कई बार तो राघव बस उन्हें एक दहाड़ मारकर भगा देता और वे आज्ञाकारी पशु जैसे हट जाते। लेकिन कुछ अंधमूर्ख हटते नहीं थे, उन्हें वो सीधे मार गिराता। सब दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि 8वीं रैंक के डरावने मैजिकल बीस्ट सिर्फ राघव के एक मुक्के में खत्म हो गए। वे प्रतिरोध करने की जरा भी ताकत नहीं रखते थे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स पीछे से बिल्कुल सामान्य भाव से ये सब देख रहे थे। उन्हें इसकी आदत थी। लेकिन बाकी डिसाइपल्स की नजर में वे सब भी राक्षस जैसे लगने लगे। राघव के प्रदर्शन ने उनके दिमागों में जमी हुई वह गलत धारणा तोड़ दी कि ईस्टर्न वेस्टलैंड 4 क्षेत्रों में सबसे कमजोर है। पिछली पीढ़ियों में ईस्टर्न वेस्टलैंड के लोग बस दर्शक होते थे, जो लड़ाई देखने के नाम पर सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते थे। पर अब उन्होंने सीखा कि असली प्रभुत्व, डोमिनियरिंग क्या होता है। राघव आगे बढ़ता गया, उसका कदम एक पल को भी नहीं रुका। डिसाइपल्स के दिलों में हर्ष उमड़ रहा था, क्योंकि उसके नेतृत्व में वे दर्जनों मार्ग पार कर चुके थे। रास्ते में मैजिकल बीस्ट्स और भी ताकतवर होते गए और भी लोग उनमें फंसे हुए मिले। लेकिन वह सब अवरोध राघव के लिए कुछ नहीं थे। उसकी एक दहाड़ से कई भाग जाते और जो नहीं भागते वे एक ही वार में मरते। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें समझ आने लगा कि ये इलाका असल में एक फनल के आकार का है। शुरुआत में कई रास्ते थे, लेकिन कुछ दर्रे पार करने के बाद डिसाइपल्स बड़े समूह में इकट्ठा होते गए। आखिरी की ओर हर दर्रे पर और ज्यादा डिसाइपल्स और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट्स डटे हुए मिले, जिन्हें वे पार नहीं कर पा रहे थे। अब तक दसियों हजार लोग राघव का पीछा कर रहे थे। हर बार जब वह एक स्तर पार करता, नए समूह उसके साथ जुड़ जाते। जैसे बर्फ का गोला लुढ़कते लुढ़कते और बड़ा होता जाता है, वैसे ही उनकी संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। इस बढ़ते समूह में राघव ने कई ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने कभी ईस्टर्न वेस्टलैंड को नीचा दिखाया था, जिन्होंने कभी उसके लोगों का अपमान किया था। लेकिन उसने उन्हें समूह से अलग करने की आवश्यकता नहीं समझी। वह ऐसे बर्ताव करता रहा मानो उसे कुछ दिखा ही नहीं। इस बीच और भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स आ मिले। अब उसके पास 30 से अधिक हो गए थे। आखिरकार उनका सामना एक भयानक 8वीं रैंक के अंतिम चरण, लेट स्टेज
वाले मैजिकल बीस्ट से हुआ जिसका नाम था डार्कविंग टाइगर। इसकी नसों में प्राचीन रक्तधारा बह रही थी और उसने एक उड़ने वाले जानवर का रक्त भी विरासत में पाया था, जिससे इसे अद्भुत गति मिली थी। हालांकि वह भी 8वीं रैंक का मैजिकल बीस्ट था, लेकिन अब तक मिले सभी से बेहद शक्तिशाली था। यह सचमुच कहावत पंख लगे बाघ का प्रतीक था, जिसमें शक्ति और गति दोनों का दुर्लभ संगम था। लेकिन अजीब बात यह थी कि राघव ने खुद डार्कविंग टाइगर पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को आगे बढ़ाया। यह सुनते ही सभी डर गए। साधारण ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स तो बस रैंक 3 सेलेस्टियल्स थे और उनमें अधिकांश की प्रतिभा औसत ही थी। सीनियर राघव, ये तो बहुत खतरनाक है, एक सुंदर स्त्री बोली जो उसकी प्रशंसा करती थी। राघव बोला, यही तो कारण है कि इसका महत्व है। अगर इसमें खतरा न होता तो मैं अब तक इसे मार चुका होता। सब स्तब्ध रह गए। उन प्रतिभाशाली डिसाइपल्स के उलझन भरे चेहरों को देखकर राघव ने भीतर ही भीतर आह भरी। अलग अलग स्तर पर खड़े लोगों में संवाद मुश्किल होता है। असल कारण यही था कि डार्कविंग टाइगर वास्तव में ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की जान के लिए खतरा बन सकता था, और इसी वजह से राघव ने उन्हें ही इसे संभालने के लिए आगे किया। एक कल्टीवेटर एक तलवार की तरह होता है। तलवार जन्म से तेज नहीं होती, उसे लगातार तपाकर धारदार बनाना पड़ता है। अगर एक तलवार को लंबे समय तक एक ओर रख दिया जाए तो वो आसानी से जंग खा जाएगी। उसे हमेशा तेज बनाए रखने के लिए निरंतर धार करनी पड़ती है। अगर तुम सिर्फ तब उसे तेज करने जाओ जब दुश्मन सामने आ जाए तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब तक के मैजिकल बीस्ट्स मजबूत तो थे, लेकिन इतने नहीं कि सच में किसी के लिए खतरा बन सके। इसलिए राघव ने समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। लेकिन अब उन्हें एक असली उपयुक्त मैजिकल बीस्ट मिल गया था। डार्कविंग टाइगर ने दहाड़ मारी और एक विशाल पंजा झपटकर एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर पर मारा। धड़ाम! वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर हवा में उछलकर दूर जा गिरा और मुंह से खून उगलने लगा। डार्कविंग टाइगर की शक्ति बहुत भयानक थी और कोई साधारण रैंक 3 सेलेस्टियल उसकी एक ही चोट में चूर चूर हो जाता। लेकिन उस ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने ज़बरन उसका आघात झेलकर बाकी साथियों के लिए एक खुला मौका बना दिया। वे सभी आगे बढ़े, लेकिन डार्कविंग टाइगर के विशाल पंखों की मार से सबके सब पीछे धकेल दिए गए। ये तो बेइंसाफी है। डार्कविंग टाइगर उड़ सकता है और हम हवा में जा ही नहीं सकते, एक डिसाइपल ने क्रोध से कहा। वे सब अपने दबे हुए हालात याद कर निराश हुए। उड़ने की क्षमता न होने के कारण वे बहुत सी चालें पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। राघव ने उनकी बातें नजरअंदाज कर दी। उसने जीवन में बहुत बेइंसाफियां देखी थी। अगर हर बात पर गुस्सा होता तो कब का गुस्से से मर जाता। सीनियर राघव, आप तो दूसरों से बिल्कुल अलग तरह के एक्सपर्ट हो। क्या आप हमें कुछ सलाह दे सकते हैं? एक रैंक 4 सेलेस्टियल ने आदरपूर्वक पूछा। वो बहुत देर से ये बात कहने की सोच रहा था और अब जाकर साहस जुटाया। हाँ, कृपया हमें बताइए। बाकी डिसाइपल्स भी उत्साहित होकर बोले। अब वे देख रहे थे कि ये 30 से अधिक ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स इतने शक्तिशाली डार्कविंग टाइगर से भी एक समान लड़ रहे थे। उनकी शक्ति और उग्रता देखकर सबकी आत्माएं कांप उठीं। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उनकी प्रतिभा कोई खास ऊंची नहीं थी, पर उनकी लड़ाई की क्षमता बाकी सभी डिसाइपल्स से बहुत अधिक थी। और ये सब उन डिसाइपल्स की नजरें उनके बॉस पर ले आई। उनके भीतर राघव के प्रति श्रद्धा और सम्मान पूरी तरह झलक रहा था। राघव ने हल्का सा भौं ऊपर चढ़ाया। वह ऐसे बच्चों जैसे प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता था, पर सैकड़ों आंखों की उम्मीद भरी निगाहें देखकर बोला, वे मजबूत इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मजबूत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वे कमजोर होते तो मर जाते। तुम्हारे विपरीत हमारी जिंदगी हमारे पीछे खड़े निर्दयी कोड़े जैसी रही है। अगर एक कदम भी धीमा उठाया तो हमारी पीठ फट जाती और शायद जान भी चली जाती। हमारे लिए बारिश और आंधी को रोकने वाला कोई सहारा नहीं था। हमें खुद जितनी तेज दौड़ सकते थे उतना दौड़ना पड़ा, जबकि तुम्हारे पास हमेशा सहारा रहा। हम तो केवल अपने आप पर निर्भर थे। कितना गहरा है, एक डिसाइपल बुदबुदाया। राघव लगभग खून थूक देता। उसने तो इतनी साधारण भाषा में समझाया था, फिर भी ये गहरा लग रहा था।
क्या इनके पास दिमाग भी है? सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, क्या आपका मतलब है कि एक्सपर्ट्स बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है? मतलब हमारे माता पिता और बड़ों ने हमें बहुत बिगाड़ दिया और सब कुछ आसान बना दिया। एक डिसाइपल ने सवाल किया जो बात समझ आया था। सीनियर राघव, हमें क्या करना चाहिए? राघव ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सचमुच मजबूत बनना चाहते हो तो हर पल जान गंवाने के लिए तैयार रहो। अगर मौत से डरते हो तो उस ख्वाब को छोड़ दो। बेहतर यही है कि घर लौटकर चैन की जिंदगी जीते रहो। मैं मजबूत बनना चाहता हूं, एक डिसाइपल ने दृढ़ भाव से कहा। राघव ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो ये बताओ, तुम मजबूत क्यों बनना चाहते हो? वो हकलाने लगा। राघव ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें यह तक पता नहीं कि तुम्हें मजबूत क्यों बनना है, तो जब तुम मौत के किनारे पहुंचोगे, तुम्हारा संकल्प उसी पल बिखर जाएगा। डर तुम्हारे दिल को जकड़ लेगा। एक्सपर्ट बनने की बातें करके कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। अगर सच में शक्ति चाहिए तो पहले कोई भरोसेमंद कारण ढूंढो और उस कारण को अपनी आस्था, कन्विक्शन बना लो। तभी तुम सच्चे एक्सपर्ट बन पाओगे। वरना तुम्हारी कल्टीवेशन बेस चाहे जितनी बड़ी हो, तुम्हारी प्रतिभा चाहे जितनी अद्भुत हो, भले ही तुम दिखावे में कितने शक्तिशाली क्यों न बनो, अंततः तुम एक कागजी बाघ, पेपर टाइगर से अधिक कुछ नहीं। मौत के सामने तुम पल में बिखर जाओगे। तो फिर सीनियर राघव, आपका मजबूत बनने का कारण क्या है? मेरा कारण वे है। राघव ने सिर से इशारा किया। सबने उसकी ओर देखकर देखा। सामने वे ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स प्रचंड रूप से डार्कविंग टाइगर से लड़ रहे थे।